मित्रों नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। कल हम लोग पर्यावरण की अवधारणा का अध्ययन किए थे। आज हम पर्यावरण पर मानव द्वारा किए गए कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यदि हम इसको देखें तो इसको दो भाग में यदि हम बांट लेते हैं। एक है मानव का जो प्रभाव पड़ा वो अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई देता है, प्रत्यक्ष प्रभाव, और दूसरा है अप्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई नहीं देता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि मानव ने कृषि क्षेत्र में विकास किया, कृषि की नई नई तकनीक विकसित किया, कृषि के नए नए खाद या रासायनिक खादों का उपयोग किया, बीजों का उपयोग किया, और कृषि के लिए हम भू क्षेत्र बनाए। तो भू क्षेत्रों को बनाने में जैसे हमने जंगलों को काटा, जंगलों की कटाई किया, कटाई के साथ साथ कुछ झाड़ फूस को जलाया गया। तो इन जलाने के कारण हमारा पर्यावरण दूषित हुआ। इस प्रकार से मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप से, जंगलों को काटने से या जलाने से हमारा पर्यावरण दूषित हुआ। साथ ही साथ मानव ने क्या किया, जैसे जैसे विकास किया, कृषि के लिए नदियों पर बांध बनाया, नदियों पर बांध का निर्माण किया। बांध से हमें एक तरफ तो जहाँ लाभ हुआ, लाभ तो ये होता है कि बांध के निर्माण करने से नहरों का निर्माण हुआ, नहरों का निर्माण, साथ साथ विद्युत का भी निर्माण किया गया। लेकिन इससे हानि हुई कि जिस क्षेत्र में, मान लीजिए जैसे नदी है, इस नदी क्षेत्र में हमने ये बांध बनाया तो इस पूरे क्षेत्र में जल भर गया, और जल भरने के कारण यहाँ की जो वनस्पतियाँ थीं, जीव जंतु, यहाँ तक मानव भी पलायन किए और कुछ यहीं पर नष्ट हुए। साथ ही साथ इससे हमारा पर्यावरण दूषित हुआ। और जिस क्षेत्र में हमने बांध बनाया और उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना भी अधिक हो जाती है। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जहाँ पर बांध बनाए गए हैं वहाँ भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रभाव में जो है हमें दिखाई दे रहा है, और प्रत्यक्ष प्रभाव में हम कह सकते हैं कि जैसे भूकंप के झटके उन क्षेत्रों में ज़्यादा महसूस होते हैं। इसी प्रकार से मानव ने क्या किया, उद्योग का निर्माण किया, यानी उद्योग लगाए क्षेत्रों में। उद्योग जिन क्षेत्रों में लगाया गया वनस्पतियों को काटा गया। साथ ही साथ उद्योगों से निकला हुआ गंदा जल प्रदूषण उत्पन्न किया, और वनों के काटने के कारण हमारा वायु प्रदूषित हुई। साथ ही साथ उद्योगों की चिमनियों से निकले हुए धुएं जो निकले उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा अधिक निकली। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक निकली। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा की समस्या उत्पन्न हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हुआ, और विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है आज। ये किसके कारण से, मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, जो हमें उद्योग निर्माण किए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिए, लेकिन ग्रीन हाउस यानी इन गैसों का क्या प्रभाव हुआ वो हमें बाद में महसूस होता है, बाद में समझ में आता है। यह प्रत्यक्ष रूप से हमें मानव के किए गए क्रियाकलाप से हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। इसी प्रकार से हम नाभिकीय कार्यक्रम प्रारंभ किए। नाभिकीय कार्यक्रम जहाँ पर ऊर्जा निर्माण में सहायक है, वहीं पर इन नाभिकीय रिएक्टरों से निकले हुए रिसाव से हम प्रभावित हुए या पर्यावरण प्रभावित हुआ। जैसे हम देखते हैं कि जो पहली घटना हुई अमेरिका में 3 माइल आइलैंड रिसाव, 3 माइल आइलैंड। इसी प्रकार से यूक्रेन चेरनोबिल हादसा, इसी प्रकार जापान फुकुशिमा हादसा। ये सब मानव द्वारा किए गए क्रियाकलाप से ही हमारा पर्यावरण प्रभावित हुआ या पर्यावरण दूषित हुआ। भारत में इसी प्रकार की एक घटना हुई जो आए दिन यूपी टेट में लगातार पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं।
जो 3 दिसंबर 1984 को घटना घटित हुई थी। तो कहने का मतलब मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से हमारा पर्यावरण दूषित हुआ या पर्यावरण प्रभावित हुआ, तो उसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में हम देखते हैं। अप्रत्यक्ष प्रभाव में सबसे ज़्यादा जैसे कृषि क्षेत्र में हम देखते हैं, कृषि क्षेत्र में फसलों के लिए कीटनाशकों का हम उपयोग करते हैं, जैसे DDT है। DDT के बारे में कहा गया है कि सबसे खतरनाक कीटनाशी है जो फसलों के बीज के साथ साथ फसलों के कुछ भागों में भी पहुंचते हैं। जैसे हम मान लीजिए गेहूं का ही पौधा लेते हैं, तो गेहूं के पौधे में गेहूं में तो ये आता ही है, इसके अंश आ ही जाते हैं। साथ ही साथ गेहूं से निकलने वाला जो पुआल होता है उसमें भी इसके अंश पाए जाते हैं। तो जहां हम गेहूं को मानव खाते हैं, मानव भी प्रभावित होता है, और उस पुआल को जंतु खाते हैं तो जंतु भी प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि DDT में इतनी क्षमता बताते हैं कि होती है कि ये जीन तक को भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से मानव के क्रियाकलाप से इस प्रकार हमारा पर्यावरण दूषित हुआ। इसको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं या समझ लिए हैं। और अगली घटना जो आए दिन टेट में पूछा भी जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अवनलिका अपरदन किन क्षेत्रों में होता है। अवनलिका अपरदन की बात पूछा गया। अवनलिका अपरदन किन क्षेत्रों में होता है? मालवा के पठारी क्षेत्र में होता है। मालवा के पठारी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पूछा गया, कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण अधिक करती है? तो बीहड़ों का निर्माण सबसे ज़्यादा कौन करती है? चंबल नदी करती है। और सबसे ज़्यादा अवनलिका अपरदन कहाँ होता है? मालवा के पठारी क्षेत्र में। ये भी मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलाप से है, क्योंकि मानव ने वनों को काटा और वनों के काटने के कारण अपरदन की समस्या उत्पन्न हुई। और अपरदन से क्या हुआ कि उपजाऊ मिट्टी बहकर नदी के पेटे में जाके समाहित हुई, और इसके कारण नदी के पेटे में समाहित हुई, और इसके कारण बाढ़ की भी समस्या उत्पन्न हुई। कहने का यदि हम एक दूसरे से इसको जोड़ते जाते हैं, पर्यावरण बहुत कठिन नहीं है। यदि हम इसको जोड़ना जान जाए तो लगभग सारी समस्या का निदान हो सकता है और आपको आसानी से समझ में भी आ सकता है। तो आज हम मानव के क्रियाकलाप से हमारा पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित हुआ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव, ये कल के वीडियो और आज के वीडियो में एक पर्यावरण का सामान्य परिचय ही था। यदि हम इसी सामान्य परिचय को खूब अच्छे से पहले समझ लेते हैं, अगर समझ लेते हैं तो हमें लगभग पूरे पर्यावरण की थीम इन्हीं से समझ में आ जाती है, जो मूल पर्यावरण है। कल के लेक्चर में हम पर्यावरण के अजैविक घटक, जैसे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक हैं, जैविक घटक हैं, ऊर्जा घटक हैं। तो सबसे पहले हम अजैविक घटक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।